अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा, इसका एक न्यूमेरिकल है वो कराऊंगा और एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, वीडियो पूरी देखना ताकि बात समझ में आए। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। देखो, आपने बचपन में एक चीज़ तो ज़रूर करी होगी कि एक पाइप होगा आपके पास, उस पाइप में से पानी गुजर रहा होगा। तो पाइप का जो मुंह है उसके ऊपर जब आपने उंगली रखी होगी तो एक आपको फिनोमिना देखने के लिए मिला होगा कि पाइप में से जो पानी निकल रहा था अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी पहले अगर पानी निकल के इधर गिर रहा था, करीब में गिर रहा था, आपने जैसी ही यूं उंगली रखी इसके मुंह पर, एरिया कम हुआ तो अब आपका पानी जो है वो आगे जा रहा होगा। यानी पहले यहाँ गिर रहा था, स्पीड कम थी, अब ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बताती है कि अगर आप पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कम कर दोगे तो जो वेलोसिटी है ना फ्लूइड की वो बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास पाइप में क्या है, पानी मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, लिक्विड मौजूद है। वो लिक्विड बह रहा था और सिंपल एक जगह पर गिर रहा था, समझ लो यहाँ पर गिर रहा है। मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा फन सूझा तो मैंने अपना अंगूठा लिया और पाइप के मुंह पे रख दिया। तो जैसे ही पाइप के मुंह पे रखा तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम हो गया। अब पानी यहाँ गिरने के बजाय आगे जाके गिर रहा है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपके सामने एक पाइप ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है आपके पास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे निकलती है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ लेंगे, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि इस पूरी बुक के ना नोट्स बन गए हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप इजी पैसा कर सकते हो। इजी पैसा नंबर शुरू पे आ रहा होगा, 200 उसकी फ़ीस है। इस नोट्स के अंदर पूरी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और क्वेश्चन आंसर्स, MCQ, सेल्फ असेसमेंट सब सॉल्व है, तो बहुत आसानी से आप लोग चीज़ों को जल्दी पढ़ सकोगे। ठीक है, तो ज़रूर बाय कर लेना। 200 PDF की फ़ीस है, इजी पैसा नंबर आ रहा होगा। अब देखो होता क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इसी पे सारी चीज़ बेस कर रही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यहाँ पर जो ये ए है ना और यहाँ पर दोनों जगह पर जो ए है ये एरिया है, याद रखोगे ना, वो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ जो वी है वो है वेलोसिटीज़, मैं अभी वो भी बता दूंगा। देखो ये आपके पास पाइप है, आप सबके घर में पाइप्स होंगे। अब पाइप का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, आगे वाला हिस्सा, अगर इसको मैं सामने से देखूं तो ये बनेगा। इस एरिया को ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। ये याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ अभी हमारे पास यूज़ होगी। ये क्या बना रहा है आपके पास, एक सर्कल बना रहा है। तो इसी के एरिया को कहा जाता है, इसी पाइप के आगे वाले एरिया को कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको बस याद रखना, सारा काम हमारा हल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो ए है ये क्या है आपके पास, ये ए यहाँ पर है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, और ये वी क्या है, वी वॉल्यूम नहीं है, वी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी किसकी, फ्लूइड की या लिक्विड जो आपका बह रहा है उसकी, ठीक है। ये बात चलो इंशाल्लाह आपको याद रहेगी। अब देखो होता क्या है, आपके पास एक डायग्राम है, उसकी मदद से ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ बने रहने देता हूँ, डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। आपके पास ये इस तरह से दिया हुआ है और फिर उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो कम हो गया, यानी एक ट्यूब दी हुई है और फिर उसके साथ ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया हुआ। अब मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। जिस बच्चे ने इस चीज़ को समझ लिया ना, पूरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह उसे समझ आ जाएगा। अब होता क्या है, समझ लो इसके अंदर से एक फ़्लो हो रहा है, इस पाइप के अंदर लिक्विड है और लिक्विड फ़्लो कर रहा है। लिक्विड कौन सा है, मतलब लिक्विड कौन सा फ़्लो कर रहा है, लेमिनार फ़्लो कर रहा है। लेमिनार फ़्लो हमने पढ़ा था ना, जिसमें आपके पास लिक्विड एक स्ट्रेट लाइन में, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं और एक पैटर्न से मूव करता है लिक्विड, और एक आपको सिंपल पैटर्न नज़र आता है। तो लिक्विड यहाँ पर मूव कर रहा है आगे, पूरे पाइप में लिक्विड भरा हुआ है, ये याद रखना। अब मैं सिर्फ इतना एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना एरिया ले रहा हूँ पाइप का, ठीक है, इतना एरिया, और यहाँ पर इतना एरिया ले रहा हूँ पाइप का। क्यों, क्योंकि देखो पाइप तो बहुत बड़ा होगा ना पीछे से, देखो पाइप पीछे से बहुत बड़ा होगा,
तो मैंने क्या किया, इतना एरिया ले लिया, इतना एरिया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है और कुछ चीज़ें देखनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ से पहले पाइप होगा, उसकी लेंथ इनिशियल होगी, मतलब इधर से पहले भी तो आपके पास पाइप मौजूद था ना, उसकी लेंथ इनिशियल थी। यहाँ पर आपके पास लेंथ क्या है, इनिशियल है, यहाँ पर लेंथ क्या है, फाइनल। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा L1। देखो यहाँ पर डेल्टा L1, क्यों, देखो यहाँ पाइप पीछे भी होगा आपके पास, मैंने तो यहीं तक बनाया है, तो इससे पीछे जो पाइप होगा वो होगा L1, है ना, और यहाँ पर जो पाइप आगे आ गया वो हो गया L2। अब इन दोनों का डिफरेंस इतना कितना निकलेगा, वो ये होगा डेल्टा L1, इसे याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ से जो मास जा रहा है, यानी लिक्विड है, लिक्विड का मास तो होगा ना, तो मास पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, पीछे भी एक मास होगा, आगे भी एक मास होगा, तो इतने एरिया में जो मास होगा उसे आप क्या कहोगे, डेल्टा M1। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डेल्टा M1। अच्छा, अब इसका जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया था ना, इसी तरह ये वाला जो एरिया होगा वो होगा A1, इसमें डेल्टा नहीं लगेगा, ये एरिया है, इसका कोई हम डिफरेंस नहीं ले रहा है, तो ये A ही होगा। अब इसी तरह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, V1। वेलोसिटी कितनी होगी, V1, क्योंकि भाई पानी फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई इस पर इनर्शियल फोर्स लग रही होगी, उसकी वजह से वेलोसिटी तो होगी इसके पास, तो V1 हो गई आपके पास। अब यही काम यहाँ पे करते हैं, तो देखो यहाँ पर लेंथ हो गई L1 और आगे आ गए यहाँ पर लेंथ हो गई L2। अब सिर्फ इतनी लेंथ कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा L2। ये L1 और L2 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं बता सकूं कि पहले कोई इनिशियल लेंथ थी, फिर एक फाइनल लेंथ आई है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से जो मास निकल रहा है वो कितना है, डेल्टा M2, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेल्टा M1 था, इसका जो एरिया है वो कितना है, A2, ठीक है, A2। इसमें जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, V2। ये इसका आपके पास एक सारा मैंने बना दिया और बता दिया। अब देखो होता क्या है, ये बना लो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ली है आपने, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ली है। अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जितना मास मैं यहाँ से डालूंगा उतना ही मास यहाँ से निकलेगा। कोई गलत बात कर रहा हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। आपने 1 किलो चाय बनाने के लिए आधा किलो दूध डाला और पानी नहीं डाला, दूध पत्ती बना रहे हो, ये आधा किलो दूध डाला, तो क्या चाय आपके पास 5 किलो बनेगी, 3 किलो बनेगी? नहीं, चाय भी आधा किलो बनेगी। हाँ, मैं कोई इवेपोरेशन नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं जो है वो ये कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारा जो दूध है वो भाप बन के उड़ रहा है, यानी दूध में जो पानी है वो भाप बन के उड़ रहा है। मैं बस ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जितना आप मास लोगे उतना ही आपको मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब पेन ख़रीदा था तो ये 1 किलो का था, फॉर एग्जाम्पल, चलो थोड़ा कम कर लो, 10 ग्राम का था, ये 100 ग्राम का था ये पेन। क्या कुछ दिनों बाद ये 200 ग्राम का होगा? नहीं ना, यानी जितना मास था उतना ही रहेगा ना। इसी चीज़ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना आपके पास रिएक्टेंट हो उतना ही आपके पास प्रोडक्ट आएगा। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, उसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना जो अमाउंट है रिएक्टेंट में यूज़ हुआ है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है, याद रखना। फॉर एग्जांपल, इसको केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो आप। O2 प्लस H2 का रिएक्शन होगा आपस में, तो क्या बनेगा, H2O, है ना, यही बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लस N2 भी बन जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या मिलाया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही एक प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को याद रखना। आपके पास जितना मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिक्स में क्या कह रहा है कि जितना मास आप यहाँ से डालोगे ना उतना ही मिलेगा। अगर कोई ऐसा पाइप बन गया कि मैं यहाँ से 1 kg पानी, मतलब 1 लीटर पानी डालूं और यहाँ से फिर 2 लीटर पानी मिल जाए, तो ये तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। फिर कोई यहाँ पर 1 लीटर दूध डालेगा और उसे यहाँ 2 लीटर दूध मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर जितना लीटर दूध डालोगे उतना ही लीटर दूध यहाँ से निकल के बाहर आना है, ये बताता है लॉ। अच्छा, तो लॉ ऑफ, ये मैंने लिख दिया, इसको याद रखना। यानी बात क्या हो रही है हमारे पास कि M1 और M2 ये सेम होगा, डेल्टा M1
और डेल्टा M2 ये चीज़ सेम होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि यही सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लेकर आपका चलेगा और इसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट आगे बिल्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये वाला A2 ना इधर ले लो, ये भी A2 ही है आपके पास, एक ही चीज़ है। अच्छा अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे बात की गई है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो। देखो मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। मास फ्लो रेट, क्योंकि मुझे पता है भाई मास फ्लो रेट, एजुकेशन आपको जब तक समझ नहीं आनी, जब तक छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझाई जाए। ठीक है, अब मास फ्लो रेट क्या होता है, कितना मास गुजरा कितने टाइम में, ये मास फ्लो रेट है। समझ लो, सिंपल बात है भाई। देखो मास फ्लो रेट क्या है, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कितना मास गुजरा कितने टाइम में, ये मास फ्लो रेट है। मैं आपको कहूँ मास फ्लो रेट पता करो, तो आप कैसे पता करोगे, 1 मिनट में कितना पानी निकला उसका मास और टाइम से डिवाइड करा दिया, मास फ्लो रेट आ जाएगा। चलो फिर बताता हूँ, एक मिनट में कितना दूध गिरा, लीटर कितना गिरा, इधर से उस लीटर को मैंने डिवाइड करा दिया, यानी लीटर में मास पे कन्वर्ट कर लो, तो मास को डिवाइड कर दिया मैंने टाइम से, तो मेरे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो यहाँ मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अब मास फ्लो रेट की मदद से हम इस चीज़ को देखो बनाएंगे, इस चीज़ को बनाएंगे। ये डेरिवेशन आपकी यहाँ से शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपकी यहाँ से शुरू हो चुकी है, यहाँ से डेरिवेशन आपकी शुरू हो चुकी है। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब देखो हम मास फ्लो रेट किसके लिए ले रहे हैं, डेल्टा M1 के लिए ले रहे हैं ना, तो फॉर डेल्टा M1, तो क्या आ गया आपके पास, डेल्टा M1 अपॉन T। अब ये चीज़ किसके बराबर लिखी जा सकती है, क्या मैं इसे डेंसिटी की टर्म में लिख सकता हूँ? जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ज़रा देखो मेरी बात सुनो, आप सब जानते हो कि आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बात सच है या गलत है, पहले तो ये बताओ, सच है ना ये बात? हाँ ये सच है। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया। अब ये तो जनरल फार्मूला लिख दिया ना, इसी जनरल फार्मूले को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसके लिए, तो ये डेंसिटी हो गई, क्योंकि मास M1 है तो डेंसिटी ρ1 हो गई। अच्छा यहाँ पर ये डेल्टा M1 हो गया और ये आपके पास हो गया डेल्टा V। अब डेल्टा V क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर में बात समझा देता हूँ कि ये डेल्टा L की वजह से है। अभी मैं इसको खोलूँगा तो आप बात समझ जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये V1, इसको उधर ले जाओ, तो ρ1 डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा M1 के बराबर है। अब इस डेल्टा M1 की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या ये चीज़ इसके बराबर नहीं बनेगी, ρ1 डेल्टा V1 अपॉन क्या आ गया, T है तो यहाँ भी T आ गया। क्या ये बात गलत लिखी है मैंने? या आप ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई T बोथ साइड, इधर ही कर लो चाहो तो, दोनों तरीके से आपका काम ठीक होगा, गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना, डेल्टा M1 कैसे इसमें बदला, ये मैंने लिख दिया, डेंसिटी लिख देता हूँ। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसे मज़ीद आगे लेके चलना है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। डेल्टा M1, ये लो यहाँ पे T ले लो, यहाँ पे T ले लो, ठीक है, डेल्टा M1 अपॉन T। अच्छा हेयर, यहाँ पर एक चीज़ लिखो हेयर। मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है मेरे पास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है, देखो V1 है ना, यानी यहाँ वाले वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये बराबर होगा आपके पास V1 इज इक्वल टू A1 डेल्टा L1। देखा कि यहाँ पर V1 के साथ डेल्टा क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेल्टा L1 था, तो इसीलिए वॉल्यूम भी तो वो एक चेंज मिलेगा ना आपको। और आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट और ब्रेथ को मिलाओगे तो एरिया बनेगा, तो इसीलिए ये चीज़ इसके बराबर आ गई। ये आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरह से। तो आपके पास ये क्या आ गया, डेंसिटी 1 और एरिया 1 डेल्टा L1 और डिवाइडेड बाय T। अच्छा T भी डेल्टा में आएगा, क्योंकि देखो आप डेल्टा में आने की वजह क्या है, इससे पहले भी तो टाइम होगा और इसके बाद भी टाइम है, तो दोनों टाइम का डिफरेंस डेल्टा T आता है। यहाँ पे डेल्टा T आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा T, ठीक है। तो अब दोनों को डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T। अच्छा देखो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा T किस चीज़ के बराबर होता है, ज़रा मैं यहाँ लिखता हूँ हेयर,
हम जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी हम जानते हैं हमारे पास v किसके बराबर होता है, अब इसे v1 लिखना, क्यों, क्योंकि डेल्टा L1 अपॉन टी लेंथ पर यूनिट टाइम वेलोसिटी के बराबर होती है ना। तो अब इसकी जगह पे क्या आ गया, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेंसिटी यानी रॉ a और v1। याद रखना ये आपके पास वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। वॉल्यूम ऊपर था जो कि अब हम खत्म कर चुके हैं नीचे लाके। अब इस चीज़ को पढ़ देता हूँ, फिर इस डेरिवेशन को आगे लेके चलता हूँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट, ये बताता है द मास फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड, यानी मास फ्लो रेट के बारे में बताता है। यानी अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करोगे तो जो मास फ्लो रेट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जैसा मैंने शुरू में बात बोली थी। ऑफ अ पाइप, पाइप के अंदर कांस्टेंट, मीनिंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लूइड की वेलोसिटी रिमेन अनचेंज रहेगी। यानी जितना ये हिस्सा यहाँ पर आ रहा होगा उतना ही ये हिस्सा यहाँ पर आएगा। यानी आप एरिया को अगर कम कर रहे हो ना तो वेलोसिटी अपने आप को बढ़ाकर इस चीज़ को कांस्टेंट कर लेगी। अभी मैं ज़रा इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, ज़रा थोड़ा सा मुझे डेरिवेशन करने दो आगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एरिया बढ़ा था, वेलोसिटी कम थी। यहाँ पर मैंने चालाकी करी, एरिया कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ गई। तो यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम वैल्यू देगा। अभी ज़रा आगे देखो, तो ये बात समझ में आ गई ना। इसको लिख लो, डेरिवेशन आगे लेके चलता हूँ। बस ख़त्म हो गई, ये छोटा सा काम रह गया, डेरिवेशन कंप्लीट है, ठीक है। अब ये काम तो आपने v1 के लिए कर लिया, अब यही काम आपने करना है किसके लिए, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। यही काम आपने किसके लिए करना है, यही काम आपने करना है m2 के लिए भी करना है, फॉर डेल्टा m2। तो डेल्टा m2 किसके बराबर होगा, m2 अपॉन डेल्टा t1। अब जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर लगाया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, तो हम लिख देते हैं सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली। तो देखो सिमिलरली यानी जो चीज़ मैंने यहाँ पर की थी वही चीज़ मेरे पास यहाँ पर भी हो रही है। तो हमें ये बात पता है कि डेल्टा m2 डेल्टा t किसके बराबर आएगा, रॉ a और v1 इस चीज़ के ही बराबर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सेम ही चीज़ है ना, अलग चीज़ थोड़ी है। लेकिन ये अब 1 नहीं होगा, ये 2 होगा आपके पास, ठीक है, बस इतना फ़र्क होगा। अच्छा, अब ये आ गई आपकी इक्वेशन 2 और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखो एक वर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था हमारे पास, कि जितना आपने मास डाला है उतना ही मास निकलेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होंगी, तो आपके पास क्या होगा, डेल्टा m2 इज इक्वल टू डेल्टा t1, या इसे 1 कर लो बल्कि, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा t से डेल्टा t तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ कितनी आ गई, P2 A2 V1 है ना, 1 लिखो, रॉ 1 A1 V1 इज इक्वल टू रॉ 2 A2 V2। अच्छा, अब देखो कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन डेंसिटी हटा दोगे तो वो चीज़ बन जाएगी। अब डेंसिटी यहाँ पर हटानी तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ज़रिए से हटानी है। फ्लूइड हमारा आइडियल है। अब मैंने आइडियल फ्लूइड ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था क्योंकि था नहीं, लेकिन अब पढ़ा देता हूँ। आइडियल फ्लूइड, अब आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को बोलते हैं कि जिसके अंदर विस्कोसिटी फोर्स, विस्कस फोर्स ना हो या विस्कोसिटी ना हो, जिसके अंदर आपके पास डेंसिटी जो है वो चेंज ना हो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता। आइडियल फ्लूइड को आप दबा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है ना, इसको मैं यूँ दबा के बंद कर देता हूँ,
लेकिन आइडियल फ्लूइड ऐसा होता है उसको दबाया नहीं जा सकता। तो जब किसी चीज़ को दबाया नहीं जा सकता यानी उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जब कंप्रेस नहीं होगा, आपको पता है मास तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ मास तो कांस्टेंट है, और ऊपर से फिर जब वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी सेम रहेगी आपके पास। ठीक है, आइडियल फ्लूइड में क्या होगा कि ये डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 बराबर हो जाएगी सिर्फ डेंसिटी के। तो पुट कर दो अबव, पुट अबव, तो आपके पास आ गया डेंसिटी A1 V1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2 डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 डेंसिटी के बराबर है A2 V2, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपके पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, ये आपका आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा जो था वो ड्राइव हो गया। देखा मैंने कैसे स्टार्ट से लेकर गया और आखिर में आपको ले जाकर सारा डिटेल्स लिख दी ताकि आपको समझ में आ जाए। टाइम ज़्यादा लगता है बेशक इसमें, उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक्स होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पर कहा गया है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम फ्लो रेट। ये चीज़ आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको पूरे लेक्चर को देख लिया करो ताकि जो ये बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ ना ये आपके दिमाग में बैठ जाए। अब वॉल्यूम फ्लो रेट, ये चीज़ वॉल्यूम फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट तो देख लिया था ना, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। किस तरह से ज़रा देखो, इट इज़ वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट से क्या मुराद है कि कितना वॉल्यूम गुजरा किसी जगह में से, बेशक वो वॉल्यूम फ्लो रेट बनेगा आपके पास। थोड़ा सा ऊपर होके लिख दिया मैंने, इसको सही थोड़ा सही करते हैं। इट इज़ वॉल्यूम फ्लो रेट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट में बताता हूँ कि क्या होता है। इधर आपने ये निकाला ना, ये चीज़ वॉल्यूम फ्लो रेट है। इसका यूनिट भी बता देता हूँ मैं, A1, A कह लो सिर्फ, A और V क्या है, V वेलोसिटी है ना। इसको ज़रा अगर मैं खोलूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, ये AL/T। AL क्या था मेरे पास, AL मैंने किसके बराबर लिया था, वॉल्यूम के। तो दोबारा वॉल्यूम आ जाएगा, तो आपके पास A और V किसके बराबर है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आया किस तरह से ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। आगे ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे, यानी कितना वॉल्यूम गुजरा कितने टाइम में, ये भी आपको ये चीज़ बता रही होती है। अब इसका जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत डिटेल में ले जाकर मैंने आपको इसे समझाया है, वर्डिंग भी लिखवाई, वर्डिंग नहीं लिखी लेकिन मैंने पूरी बात लिखी है, डेफिनेट डेरिवेशन जो करी है उसमें पूरी बात एक्सप्लेन करी है। और डेंसिटी किस तरह कांस्टेंट है, याद रखना, फ्लूइड आइडियल कंसीडर किया है इसीलिए कांस्टेंट हुई है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस मैं आखिर में करा दूंगा, पहले मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल इसमें कम ही थी, वर्क एग्जाम्पल 7.3 गिवन डेटा और 2 फाइंड। अब यहाँ पर देखो कहते क्या है, थोड़ा आपको मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज टाइप, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज। द रेडियस ऑफ ऑर्टा, अब मैं भी थोड़ा इसकी प्रोनाउंसिएशन में शायद मिस्टेक कर रहा हूँ लेकिन ये सही है, ऑर्टा। देखो ऑर्टा क्या होता है, शहरक। ये शहरक दिख रही है हमारी, कहते हैं ना कश्मीर हमारी शहरक है। शहरक से मुराद ये है कि ऐसी रख अगर इसको नुकसान पहुंच जाए तो पूरे जिस्म को नुकसान हो जाएगा, पूरा जिस्म हमारा मफलूज हो जाएगा, पूरा हम जान जा सकती है। शहरक सबसे इम्पॉर्टेंट रग होती है हमारी जिस्म की, और ये हमें थोड़ी बहुत झलक भी रही होती है। अगर आप सही से देखो, मेरी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, आप अपने भी देख सकते हो। तो ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑर्टा इस शहरक को कहते हैं हमारी। अब इस शहरक का रेडियस आपको दिया हुआ है, जब भी कहते हैं इसे दबाया ना जाए, इधर किसी को पकड़ा ना जाए, इस तरफ से किसी को चोट ना पहुँचाई जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें चोट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जान तक जा सकती है। मजाक मजाक में भी शहरक, यानी कभी कभार आपने देखा होगा ना, मजाक मजाक में लोग पकड़ लेते हैं एक दूसरे को गर्दन से और यूँ दबा रहे होते हैं, तो उससे ये चीज़ मजाक मजाक में भी डैमेज हो जाएगी। इसको नहीं पता कि आप मजाक कर रहे हो या सीरियस हो, लेकिन ये डैमेज हो सकती है। तो इधर बिल्कुल भी मजाक नहीं करना आपने किसी के साथ, या आपसे कोई कर रहा है तो फ़ौरन मना करें। होता है ना, आप कर रहे हैं तो चलो आपको पता नहीं है, पर आपके साथ कोई कर रहा है, फ़ौरन मना करें, भाई मजाक नहीं करो, इस तरह का नुकसान हो सकता है और बहुत ख़तरनाक नुकसान हो सकता है। द रेडियस ऑफ ऑर्टा इज़ अबाउट, ये कितना रेडियस दिया हुआ इसका, 12.2 सेंटीमीटर। अब इसको वही मुझे
मीटर में लेकर आना है, तो मैं इसको क्या करूँगा 100 से डिवाइड ले लूँगा। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 0.01 हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। 1.2 डिवाइडेड बाई 100, हाँ 0.012 मीटर। अच्छा इसे R1 कह लो, पहले R रेडियस दिया हुआ ना, क्योंकि एरिया 2 होते हैं हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन में, इसलिए इसे R1 कह लो। एंड द ब्लड पासिंग थ्रू इट, और इससे जो ब्लड पास हो रहा है, यानी इस शहरक से जो ब्लड गुजर रहा है, एक स्पीड है उसकी, लेंथ कवर कर रहा है ना एक टाइम में, तो स्पीड तो होगी उसके पास, तो उसकी स्पीड कितनी है उस ब्लड की, तो इस ब्लड की स्पीड को मैं V1 ही लिखूँगा, ठीक है। अच्छा याद रखना R1 मैंने ऑर्टा को कहा है, अगर आप चाहो ना तो इसको थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ, R1 नहीं कहता हूँ, RA ऑर्टा, ये हमारी जो शहरक है इसको मैं कह रहा हूँ RA ऑर्टा, क्योंकि अभी कैपिलरी भी आएगा ना आगे इसलिए। अब इसको V1 कह रहे हैं, यानी जो ब्लड की वेलोसिटी है वो, तो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो सेंटीमीटर में तो नहीं रखते हम मीटर में रखते हैं, तो इस 40 को डिवाइड करा दो 100 से, तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी आ गई। अच्छा मज़ीद डेटा की तरफ निकलते हैं आगे। अ टिपिकल कैपिलरी यानी वो जो छोटे छोटे हमारे जिस्म में पाइप्स होते हैं ना, जिससे खून गुजर रहा होता है, उसे कैपिलरी कह रहे होते हैं। अच्छा अब टिपिकल कैपिलरी हैज़ अ रेडियस ऑफ, अब उन कैपिलरी का भी रेडियस है, छोटे छोटे तो है लेकिन उनका भी एक रेडियस है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो RC लिख रहा हूँ कैपिलरी के लिए। कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसके साथ 100 को डिवाइड करा दो। 100 को डिवाइड कराने से पता क्या होगा, ये जो 2 0 हैं इसमें जाके जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 मीटर, करके देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है, अगर डाउट हो रहा हो तो। अच्छा उसके बाद कहा जाता है एंड द ब्लड फ्लो थ्रू इट, और इस कैपिलरी से भी ब्लड पास हो रहा है, जितने भी हमारे पाइप्स हैं उनसे ब्लड पास तो हो ही रहा होता है। इट इज़ एट अ स्पीड ऑफ, और इसकी स्पीड कितनी है, इसको हम V2 कहेंगे, V2 के नाम से बोलेंगे। इसकी स्पीड है 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। पूछते क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैपिलरीज डेट आर इन द ब्लड, आपके जिस्म में कितनी कैपिलरीज हैं उन्हें बताओ। ये N का मतलब क्या है, N इज नंबर ऑफ कैपिलरीज, RIES, ठीक है, कैपिलरीज। तो नंबर ऑफ कैपिलरी, ये स्पेलिंग गलती हो रही, कैपी, भाई हम देखो मेडिकल वाले नहीं है, पहले ही बता रहे हैं इसलिए इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। कैपिलरीज, तो हमारे जिस्म में कितनी ये छोटी छोटी कैपिलरीज पाइप हैं आपने ये बताना है। तो सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ, हेयर वी यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हेयर वी यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 = A2 V2, ठीक है, यही है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सर एरिया, ये क्या बात हो गई, हमें तो रेडियस दिया हुआ है। मैंने एक बात बताई थी ना, एरिया क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अगर ये मैं अपनी शहरक है इसको आगे से देखूँ, फॉर एग्जांपल ये इस तरह लगी हुई है ना, यूँ जुड़ी हुई है ना शहरक, देखो ना यूँ जुड़ी हुई है, इसको वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन एग्जामिन के तौर पे इसको निकाला और यूँ करके देखा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यही वाला आएगा ना। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिख रहा है आपको सामने से, सर्कल दिख रहा है ना भाई, कोई और शेप तो नहीं नज़र आ रही ना, ट्रायंगल रेक्टेंगल सर्कल नज़र आ रही है ना। सर्कल के एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, बिल्कुल सही, पार आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, कैपिलरीज बहुत सारे सर्कल होंगे तो n लगा देना इसके आगे। देखो ऑर्टा कितनी बोली है, एक बोली है, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ सर्कल बन रहा है यानी नंबर ऑफ कैपिलरीज है तो नंबर ऑफ सर्कल होंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, n पाई आर स्क्वायर। इस n से नहीं घबराना, ठीक है। एक पाइप होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ पाइप होंगे तो n पाई आर स्क्वायर, यानी बहुत सारे पाइप हैं। इसको यहाँ रिप्लेस करो ज़रा,
तो ये A1 क्या बन गया आपके पास, V1 देख लेते हैं। हमने V1 लिया ऑर्टा को, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं पाई आर स्क्वायर और A लिखूँगा। क्यों, ऑर्टा तो एक ही है ना जिसम में, ये एक ही शेयरक होती है ना, 2-3 तो नहीं होती ना, इसीलिए A1 सिर्फ A लिखा है, सॉरी N नहीं लगाया है। और अगर N लगा भी दूँ ना तो N की जगह 1 आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है लगाने की। V1। अब बाकी आपके पास यहाँ क्या है, N क्यों, कैपिलरीज नंबर में है, ज़्यादा है, पाई आर सी का स्क्वायर और V2। देखो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कैंसिल हो गया, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो V1 और ये आ गया V2, ठीक है, सही है। और वैसे मुझे पता है सही कर रहा हूँ, लेकिन कंफर्म कर रहा था। आप लोग सोचते हो कि सर आप बुक से देख रहे हो, आता नहीं है आपको। हाँ, कभी कभार नहीं याद आ रही होती चीज़, लेकिन अमूमन आ रहा होता है। जब मुझे लगता है ना मुझे नहीं आता, तो मैं वो टॉपिक पढ़ाता ही नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो सब आ रहा था तो टॉपिक पढ़ा दिए, आगे भी अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, अब सब वैल्यूज़ पुट कर दो, सारी चीज़ें तो सेट हो गई हैं। V1 0.4, V2 5 × 10⁻⁻⁴। हाँ सही है। अच्छा, इसको इधर प्रोडक्ट कर लो और इसको इधर प्रोडक्ट कर लो, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग करा था ना, ताकि समझ में आ जाए। RA 0.012 और RC 4 × 10⁻⁻⁶, 4 × 10⁻⁻⁶। यूनिट क्या होगा इसका, ये मुझे आप बताना। और कैलकुलेशन एक साथ करा देता हूँ इसकी, ठीक है। सबको एक साथ कैलकुलेट कर लो, 0.4 × 0.012 और नीचे वाले प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई कर दो। मैं ज़रा करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि हाँ सर ने काम सही किया है, ठीक है। देखो 0.4 × 0.012 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -6। तो नंबर ऑफ़ कैपिलरीज आपके पास आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, हमने एक गलती करी, हमने स्क्वायर नहीं लगाया। वैसे सही आ रहा है, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं लगाया था। हाँ, ये आ रही है 7.2 × 10⁻⁹। 7.2 या सिर्फ 7 लिख लो, पॉइंट में नहीं लगाओ। हाँ 7 लिख लो, सिर्फ 7। देखो 7.2 ऑलमोस्ट करीब करीब 7 के हैं, तो इसलिए 7 कह रहा हूँ मैं इसे। 7 × 10⁻⁹। ये 9 किसके लिए लगाते हैं हम, बिलियन के लिए ना। तो यानी हमारे जिस्म में कितनी नंबर ऑफ कैपिलरीज है, 7 बिलियन, यहाँ लिखा हुआ भी है 7 बिलियन, ऑन द ऑर्डर ऑफ 7 बिलियन कैपिलरीज। 7 बिलियन, बिलियन क्या है, कैपिलरीज, ठीक है। हमारे जिस्म में 7 बिलियन कैपिलरीज मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर है ये। देखा, समझ में आ गई ना बात आपको। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट कराता हूँ, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन सेल्फ असेसमेंट भी इधर ही हो जाएगा। स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म ऑफ फ्लूइड फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ थी आपके पास, ये रही AV। इसको फ्लूइड फ्लो में कैसे लिखोगे, ये V क्या किसके बराबर होता है, लेंथ पर टाइम। AV किसके बराबर है आपके पास, वॉल्यूम पर टाइम। इस फॉर्म में लिखने का कह रहा है, तो सवाल चल रहा है बराबर में, इसको देख लो, ठीक है। अच्छा, हाउ डज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिलेट्स टू कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई अगर कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं लेंगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि देखो जितना मास आप इंटर कर रहे हो उतना ही मास तो निकल रहा है। तो उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर तो हमने दोनों को बराबर किया था ना, किसको, ρ1 और A1 और V1, इसको बराबर किया था किसके, ρ2 A2 और V2 के, याद आया। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा था। अब बराबर में लिखा हुआ भी है, ये देख लो। हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंज व्हेन इट्स फ्लो थ्रू अ कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइप। तो कैसे ये चेंज होगी जब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइप से गुजरेगा। देखो भाई, अगर पाइप का डायमीटर आप कम ज़्यादा करोगे तो इसकी वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि हमने अभी पढ़ लिया, तो वो बराबर में चल रहा है, लिखा हुआ है, इसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 34 मिनट लगे, लेकिन अब मुझे एक न्यूमेरिकल भी कराना था इसमें, इसलिए टाइम लगा। कुछ ना समझ में आओ पूछना ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।